हेलो स्टूडेंट। तो आज का टॉपिक पढ़ेंगे अपन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, क्या क्या रहता है क्या क्या नहीं होता है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करें अपन। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करें, अगर कोई कोई कण, मान लो ये लाइन है, कोई कण एक्स बराबर 0 पे, अगर मान लो इसकी वेलोसिटी u है, 0 है ना, इनिशियल वेलोसिटी u 0, और अगर आपको इसमें एक्सेलरेशन दिया हुआ है इसके पास 2, ठीक है, और अगर इस पर ये आपने से पूछ रखा है कि t इज इक्वल टू 5 सेकंड के बाद इसकी t इज इक्वल टू 5 सेकंड के बाद इसकी पोजीशन क्या होगी, तो अपन निकाल सकते हैं। कैसे होता है, x बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे अपन, x इज इक्वल टू u तो 0, 1/2 इंटू एक्सेलरेशन क्या दिया हुआ है 2, इंटू 5 सेकंड के बाद निकालनी है 5 का स्क्वायर, तो क्या आ गया, 2 से 2 मिनट कट गया तो 25 आ गया, 25 आएगा। तो इसकी पोजीशन क्या आएगी आफ्टर 5 मिनट, 25 मीटर। ठीक है, मीटर मान लो मीटर में दे रखा है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया, मतलब कि क्या हुआ इससे, मतलब अपने पास इसकी पोजीशन आएगी तो इसके बाद अपने पास इसका मास भी होगा, तो अपन मास से इसका मोमेंटम निकाल लेंगे, पोजीशन भी आएगी ये, और इससे काइनेटिक एनर्जी भी निकल जाएगी, वी निकाल के काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। मतलब कि अपन क्लासिकल मैकेनिक्स में किसी भी पार्टिकल का सब जानकारी होती है अपने पास, उसका पास्ट और फ्यूचर सबकी जानकारी होती है, जबकि उसकी इनिशियल कंडीशंस दे रखी हो अपन को, अपन बता सकते हैं कि पास्ट में कहाँ पे था वो पार्टिकल, फ्यूचर में कहाँ रहेगा। ठीक है, तो ये वाली बात बता सकते हैं। और अब अपन बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में। क्वांटम मैकेनिक्स में अपन ये नहीं बता सकते कि कौन सा पार्टिकल कहाँ पे होता है, मतलब कि कैसे, मान ले अपन एक रस्सी, क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल्स को वेव एज ए वेव ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो मान लो अपने पास एक रस्सी है, तो रस्सी में एक वेव जाती है। ठीक है, मान लो ये रस्सी है, रस्सी में एक वेव बना देता हूँ मैं। ठीक है, एक वेव है, ठीक है, ये वेव मान लो। अब आपसे बोलेंगे इस पे कि इसकी पोजीशन क्या है सर, तो इसकी पोजीशन एग्जैक्ट पोजीशन बता तो सकते हैं अपन, पर इसकी पोजीशन एग्जैक्ट नहीं बता सकते। जैसे कि अपन बोलेंगे इसकी 2.5 से 3 के बीच में इसकी पोजीशन। ठीक है, अगर इनका इसके लिए रहा तो इसके बीच में रहेगी। ठीक है, तो अपन इसकी एक टाइम पे पोजीशन तो नहीं बता सकते, पर इसकी अपन क्या बता सकते हैं, इसकी अपन बता सकते हैं वेवलेंथ बता सकते हैं। ठीक है, पोजीशन अच्छे से नहीं बता सकते पर वेवलेंथ अच्छे से बता सकते हैं। अगर इसको मैं ऐसे लिखूं, ऐसे बनाऊं, ठीक है, ऐसे बनाऊं, ठीक, ऐसे बना देता हूँ तो अब अपन इसकी पोजीशन बता सकते हैं। मतलब पहले तो बहुत ज्यादा थी, मतलब एग्जैक्ट नहीं बता सकते, फिर भी अपन इसकी पोजीशन बता सकते हैं। ठीक है, अपन इसकी पोजीशन मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इसकी पोजीशन अच्छे से मेजर कर सकते हैं, बट अब इसके वेवलेंथ मेजर नहीं कर सकते अपन, अब इसकी मेजर वेवलेंथ मेजर नहीं कर सकते। तो मतलब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इसी बात पे बेस्ड है कि अगर अपन क्वांटम मैकेनिक्स में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हटा दे और श्रोडिंगर इक्वेशन हटा दें, तो क्वांटम मैकेनिक्स ही नहीं रहेगी, तो इसमें बचेगा ही नहीं कुछ भी। तो इसका जो स्टेटमेंट था वो क्या था, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि जैसे अब इसकी यहाँ से इसकी लेमडा नोट पे इसकी सही सही से लेमडा मेजर नहीं कर सकते, तो लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन पी, इसका डायरेक्ट रिलेशन पी से हो जाएगा, तो पी इज इक्वल टू एच अपॉन लेमडा। ठीक है, तो पी और एक्स में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आ जाएगा, तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की मैथमेटिकल फॉर्म लिख देता हूँ मैं आपके पास। ठीक है, चलो, डेल्टा एक्स डेल्टा पी अपॉन एच कट अपॉन 2 पाई, एच कट इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, एच कट बाय 2 होता है। ठीक है, ये वाला वैल्यू होती है एच कट अपॉन 2 पाई। ठीक है,
टू पाई भी आएगा। एज इक्वल टू 2 पाई होता है तो यहाँ पे पाई नहीं आना चाहिए फिर, ठीक है, यहाँ पाई नहीं आएगा। लो पाई, अगर एज कटा गया तो ऊपर पे नीचे पाई नहीं आता, ठीक है, यहाँ से ये आ जाता है वैल्यू। एज कट की वैल्यू ये होती है, ठीक है। सभी लोग जानते हैं कि ये वाला अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है, बस सब लोग जानते हैं और ये मानते हैं कि उनको ये आता है, तो उनको ये बिल्कुल भी नहीं आता। मजाक नहीं कर रहा, उनको तो जो ये मानते हैं ना कि इसको अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मुझे आता है, भैया आपको आता नहीं हो। कैसे नहीं आता मैं बताऊं, आप बताओ यहाँ पे एज कटी क्यों है, चलो बताओ, कोई बता सकता है कि एज कटी क्यों है, कौन, चलो कमेंट में बोल के बता देना, अगर मेरे से पहले आपको आता है तो मैं मानूंगा कि हाँ आपको थोड़ा बहुत आता होगा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो जो मैं इसके रीजन बताऊंगा, यहाँ ये एक्स क्यों है, यहाँ पे पोजीशन ही क्यों है, यहाँ मोमेंटम ही क्यों है ना। यहाँ पे तो यहाँ पे और भी आ सकता था ना, क्योंकि यहाँ एनर्जी आ जाती, पी के साथ एनर्जी आ जाती, पर एक्स के साथ ही पी क्यों है, वो पी के साथ एक्स क्यों है, यहाँ अलग अलग भी तो आ सकते थे। इसका रीजन क्या है, पहले एक्स का रीजन दे, एक्स का रीजन, एक्स कट का रीजन दे देता हूँ। एक्स कट का रीजन ये है कि क्वांटम मैकेनिक्स में सबसे छोटी मैकेनिक्स में सबसे छोटी वैल्यू एच कट होती है, ठीक है। प्लांक कांस्टेंट होता है, प्लांक कांस्टेंट सबसे छोटी वैल्यू होती है, मतलब जैसे कि सबसे लीस्ट एरर बोलते हैं, लीस्ट एरर लीस्ट एरर होती है क्वांटम मैकेनिक्स की, लीस्ट एरर प्लांक कांस्टेंट होता है। अब इसके बारे में एक बार एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ मैं, ये सबसे लीस्ट एरर होती है। लीस्ट एरर का मतलब क्या होता है ये बता देता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने 12th में पढ़ा था वर्नियर स्केल के बारे में, तो उसका लिस्ट काउंट क्या होता था, शायद 0.5 होता था, 0.05 होता वो शायद, ठीक है। इससे नीचे का मतलब 0.0 अगर ये होता है, मान लो अगर एग्जैक्ट नहीं हो तो फिर है ना, तो आप देख लेना, मान लो ये होता है, मुझे ऐसे मैं भूल गया, मेरे दिमाग से निकल गया इस टाइम पर, तो ये इसको यहाँ तक तो अपन एरर फाइंड कर सकते हैं, पर 0.005 ये सब मेजर नहीं कर सकते। इसी तरह ये इसकी बात है, सबसे छोटी वैल्यू ये है, इसके नीचे अपन इसको फाइंड नहीं कर सकते, 10⁻⁻34 कम नहीं होता, पर होता है कुछ तो होता है, इसके नीचे अपन इसको फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे एच कट आ गया, ठीक है। ये तो मिनिमम आना ही चाहिए था। अब रही बात इसकी एच और पी साथ में ही क्यों आया, ठीक है, ये वाला पार्ट साथ में क्यों आया, ये वाला एच और पी, एच और पी साथ में इसलिए आया क्योंकि इसका इसका फूरियर एक्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म, पोजीशन का फूरियर ट्रांसफॉर्म मोमेंटम होता है, और मोमेंटम का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एक्स होता है, पोजीशन होता है। ये दोनों एक दूसरे के कैनोनिकल कॉन्जुगेट होते हैं, कॉन्जुगेट होते हैं, ये एक दूसरे के कैनोनिकल कॉन्जुगेट होते हैं, समझ के बात, कैनोनिकल कॉन्जुगेट होते हैं। इनकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है जूल सेकंड, जिसकी भी यूनिट जूल सेकंड रहेगी उसका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में उनकी रिलेशन आ सकता है। इसी प्रकार नेक्स्ट पेज पर बता देता हूं मैं आपको, डेल्टा ई और डेल्टा टी, ये भी एच कट अपॉन 2, इसके बीच में भी अनसर्टेनिटी रिलेशन आता है, इसकी भी यूनिट वही आएगी जूल इंटू सेकंड, जैसे कि m1 उसकी जूल इंटू सेकंड वो निकाल लेना, डायमेंशन m1 L2 T-2, और क्या इसकी तो ये बनेगी, टी की क्या बनेगी T1। तो जिसके भी अनसर्टेनिटी रिलेशन जिसके भी मध्य होगा L2T-1, ठीक है, ये आ जाएगा। तो मैं आपको इसका स्टेटमेंट बता देता हूँ। मैंने आपको क्या क्या बताया अभी तक, मैंने बताया कि x के साथ p क्यों आता है, इसके एच यहाँ पे एच क्यों, एच का टी क्यों आता है, तो आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। अगर आपको इससे पहले भी ये पता था तो श्योर कमेंट करके लिख सकते हो, मैं बता सकता हूँ कि आपको फिर भी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल थोड़ा बहुत आता है, ठीक है, थोड़ा बहुत आता है, फिर भी पूरा नहीं आता, ठीक है। तो कमेंट करके मुझे बता देना कि सर मुझे ये वाला आता था, और ठीक है, थैंक यू। तो उसके आगे अपन बढ़ते हैं, इसका स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, स्टेटमेंट, ठीक है। हाइजेनबर्ग के आंसर, हाइजेनबर्ग
हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार हाइजेनबर्ग के अनुसार किसी भी कण की किसी सम किसी टाइम पे किसी भी कण की स्थिति और संवेग किसी भी कण की स्थिति व संवेग एक साथ स्थिति व संवेग का एक साथ एक ही दिशा में पूर्णतः शुद्धता से मापन संभव नहीं होता। इनके मापन के लिए अनिश्चितता इनके मापन में अनिश्चितता आ जाती है। ठीक है। और ये h/4 से कभी भी कम नहीं हो सकता, तो यहाँ इसकी मैथमेटिकल फॉर्म आ जाएगी डेल्टा x डेल्टा px एक ही दिशा में। ठीक है, h कट या फिर h/4y लिखो, एक ही बात है, या फिर h/2 लिखे, एक ही बात। ठीक है, तो एक ही समय एक ही दिशा में, दिशा का मतलब क्या है कि जैसे कि डेल्टा x और डेल्टा px को एक साथ नहीं मापा जा सकता, इसको बोलते हैं एक साथ नहीं मापा जाता, सिमोल्टेनियसली। ठीक है, साइमल्टेनियसली। ठीक है, इसको एक साथ नहीं मापा जा सकता। जबकि डेल्टा x और डेल्टा py को एक साथ मापा जा सकता है, मतलब कि सेम दिशा नहीं होनी चाहिए। अगर इसको एक साथ मापा जा सकता है, इन दोनों को। ठीक है, इन दोनों को एक साथ मापा जा सकता है, पर इन दोनों को एक साथ मापा नहीं जा सकता। ठीक है, तो यहाँ तक अपने लिख लिया। अब आप नेक्स्ट पेज पे आते हैं। मैंने समझा दिया आपको ये होता है, क्या होता है क्या नहीं होता। अब हाइजेनबर्ग निश्चितता के सिद्धांत के अनुप्रयोग पे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके, ये पूछ लेते हैं क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो हाइजेनबर्ग पेन आ जाओ। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत के अनुप्रयोग हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुप्रयोग। पहला अनुप्रयोग लिखो इसका, इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं रह सकता। ठीक है, तो इसके बारे में लिखेंगे। हम जानते हैं कि नाभिक की त्रिज्या, अपन को पता है नाभिक की त्रिज्या 5 × 10⁻⁻15 मीटर की कोटि की होती है। फर्मी में होती है 15 - 10⁻⁻15 मीटर की कोटि की होती है। अतः यदि नाभिक है ना, ये तो हम जानते हैं कि नाभिक की त्रिज्या ये होती है, लिख लेना। अतः यदि इलेक्ट्रॉन नाभिक में रहे, इलेक्ट्रॉन नाभिक में रहे तो x दिशा में उसकी अनिश्चितता तो यहाँ पे आगे मात्रा नहीं है, डेल्टा x = 5 × 10⁻⁻15 मीटर आ जाएगी। ठीक है, इसे बोल दो क्वेश्चन नंबर 1। हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की मैथमेटिकल फॉर्म लिखो, x डेल्टा p क्या आ जाएगा अपने पास, h/2।
ये आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा पी अनसर्टेनिटी। इसकी एच की वैल्यू आपको पता, एच का तो की वैल्यू लिखवा देता हूँ मैं 1.05 10 to power minus 34 जूल सेकंड होती है, जूल सेकंड। ठीक है, तो यहाँ से लिखो, इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो ये एक्स एच कट बाय 2 इंटू डेल्टा एक्स नीचे, इसके नीचे आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे अपन, तो डेल्टा पी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा पी एक्स इज इक्वल टू 1.05 इंटू 10 to power minus 34 डिवाइडेड बाय 2 इंटू, वैल्यू रखनी है बस, कुछ नहीं करना, -15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। अतः यदि इलेक्ट्रॉन, यदि इलेक्ट्रॉन नाभिक में रहे तो इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम समय, तो इलेक्ट्रॉन्स का न्यूनतम न्यूनतम संवेग क्या होना चाहिए अपने पास, पी मिनिमम। तो जो भी वैल्यू इसको सोल्व करेंगे अपन, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इस ये ऊपर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1.05, जो भी इसकी वैल्यू रहेगी वही वैल्यू लिख दो, 54 इंटू 10 to पावर माइनस के, ये ऊपर जाएगा 15 और माइनस के 20 आ जाएगा। ठीक है, किलोग्राम सेकंड। ठीक है, ये आ जाएगी इसकी वैल्यू, न्यूनतम संवेग ये आ जाएगा। तब इसकी न्यूनतम ऊर्जा क्या होगी, अगर संवेग आ गया अपने पास एक बार, तो इसकी ऊर्जा क्या होगी, ऊर्जा कैसे आती है, इलेक्ट्रॉन अपने पास सब एटॉमिक पार्टिकल, तो इसमें कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नोट स्क्वायर सी की पावर 4। बट आपको पता होता है कि एम नोट, इसका मास क्या होता है, 10 to पावर माइनस 31। अगर इसका अपन स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा -2, इतना हो जाएगा। तो मतलब ये तो नेग्लिजिबल वैल्यू है, तो इसको अपन नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से स्क्वायर बढ़ जाएगा, ये इसके दोनों साइड ऑपरेशन, तो पी सी हो जाता है, तो इसको इस वैल्यू को सी से मल्टीप्लाई कर दो, तो अपने पास क्या आ जाएगी, E इज इक्वल टू ई मिनिमम, ई मिनिमम, ई मिनिमम क्या आ जाएगी अपने पास, यहाँ से वैल्यू निकाल लो, ये वाली वैल्यू पुट करके इससे सी से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 1, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 20, इससे 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। ठीक है, 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी एनर्जी आती है। अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक में रहता है तो उसकी एनर्जी कितनी आनी चाहिए, 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आनी चाहिए। बट होता क्या है, अब देखिए आप, अतः पहले लिख लो, अतः स्पष्ट है, अतः स्पष्ट है कि यदि इलेक्ट्रॉन, यदि इलेक्ट्रॉन नाभिक में रहे, यदि इलेक्ट्रॉन नाभिक में रहे तो उसकी कम से कम, उसकी कम से कम एनर्जी, कम से कम एनर्जी, तो उसकी कम से कम ऊर्जा 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। जबकि बीटाशय के परिणामों से, बीटाशय के परिणामों से परिणामों से चलो रुक, 1 मिनट रुकना तो, बीटाशय के परिणामों से, तो कहाँ पे थे अपन, अतः स्पष्ट है कि यदि इलेक्ट्रॉन नाभिक में रहे तो उसकी कम से कम ऊर्जा 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। ठीक है, 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए, 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो होनी चाहिए। ठीक है, तो जबकि बीटाशय के परिणामों से स्पष्ट है कि नाभिक से बाहर आने वाले बीटा कणों की अधिकतम, ये अधिकतम है, ठीक है, अधिकतम ऊर्जा 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अतः हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं रह सकता। ठीक है, तो ये वाली तो लिख लेना आप, नहीं रह सकता। तो अपने पास क्या वैल्यू आई थी, अगर इलेक्ट्रॉन, मान लो ये नाभिक है अपना,
बढ़ा दें यार, मैं समझा देता हूँ एक बार अच्छे से। नाभिक, नाभिक में अगर इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इससे बाहर निकलने के लिए कितनी होती है, कितनी मिनिमम एनर्जी की आवश्यकता होती है, 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, जो कि कम नहीं होती, ठीक है। जबकि अपन ने बीटा में देखा है कि इलेक्ट्रॉन जब बीटा होता है तो बीटा में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन वो निकलते हैं तो उनकी ऊर्जा क्या होती है, 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। मतलब कि इसके बाहर रहते हैं, इसके अंदर नहीं रह सकते। तो ये वाली बात बताई, ठीक है। तो एक उपयोग तो ये हो गया, इसके 3 उपयोग बच रहे हैं। तो तीनों उपयोग को समझा दूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, थोड़ा वीडियो छोटा कर देता हूँ ये वाला, इतना बड़ा करना अच्छा नहीं रहता, ठीक है। तो बाय स्टूडेंट, और लाइक एंड सब्सक्राइब।